हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर, मंच वंच, भीड़ वीड़, नारे वारे, बाजे ताशे, भाषण वाषण, शासन प्रशासन, चुनाव उनाव वोट के थोड़ा मंद पड़ जाने के बाद अजीज़ मियाँ को सुनने का सुकून ही अलग है। और याद आ रही है रघुवर सहाय की एक कविता जिसका शीर्षक है कोई एक और मतदाता। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड करते हैं, 3 ताल शुक्रवार है आज, तो जन्मदिन है उनका। और रघुवर सहाय लिखते हैं मतदाता के बारे में कि जब शाम हो जाती है तब ख़त्म होता है मेरा काम, और जब काम ख़त्म होता है तब शाम ख़त्म हो जाती है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार, मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार। मतदाता वो जिसने वोट दिया, मतदाता वो जो आगे भी वोट देगा, मतदाता वो जो वोट ही देते रह गया। 3 ताल का 113वां अंक शुरू कर रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कैसे ये जो आपने बोला शुरू में, चुनाव उनाव, रोटी वोटी, ये हर जगह अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में सबके आगे वी लगाते हैं, रोटी वीटी, हाँ, भात वीत, हाँ, काम वीन। हमारे यहाँ बिहार में हुआ वाला चलता है। खाना जो पहली ध्वनि है ना, पहली मात्रा जो है, खाना वाना, चुनाव उनाव, काम वाम। हाँ, पंजाब में शाह है, रोटी शोटी, पंजाब में शाह, छोले शोले। तो ये तो है। लेकिन अच्छा, चुनाव और उस पर बात करनी है हमें आगे, लेकिन पहले ये बताएं 113वां ये एपिसोड है और 13 अंक को हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। बिल्डर्स अपने यहाँ 13वां फ्लोर नहीं बनाते हैं 13वां, उसको 13वां कहते नहीं है, 12A कहते हैं। नोएडा में जहाँ हम बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ एक ही सेक्टर नहीं है, सेक्टर 13 पर नहीं है। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। हाँ, सेक्टर 13 नहीं होता, बनाते नहीं है। आप कारबूजिया को बुला लो, किसी को बुला लो, बनने नहीं देंगे। रिस्का डेकाफोबिया बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अच्छा, 13 का डर। तो 113 भी के साथ 113 में कोई बुराई नहीं है। 113 एकदम फिट है क्योंकि वो योजक में है। 113 का पूर्णांक 5 है, कोई संकट नहीं है। 113 योजक। अच्छा, वो अंकों से ना, अंकों में एक और अंक है 20, जो G20 अभी भारत को उसकी सरदारी मिली है, उसकी सर्वदलीय बैठक थी अभी। हाँ, उसके बाद कुछ तस्वीरें आई, वो देखिए, बहुत शानदार तस्वीरें, बड़ा देख के मज़ा सा। इतना असामान्य सा से दुर्लभ से दृश्य हो गए हैं ना। और हम भी चाहते हैं कि उन तस्वीरों को, मतलब आप पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता दें तस्वीरें क्या हैं। हाँ, है ना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी के एकदम 2.5 फीट की दूरी पे खड़े हैं ना, मतलब पेट से पेट टकराना चाहता है एकदम, और अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाले हुए हैं। सीताराम येचुरी का एकदम हाथ मोदी जी चापे हुए हैं धर के एकदम बाएं तरफ से, और बहुत ज़बरदस्त मुस्कुराहट। हाँ, भयंकर मुस्कुराहट, अठखेलियाँ, डी राजा एकदम दांत खींच निपोरे हुए हैं, CPI वाले जो हैं, है ना। फिर आपकी ममता दीदी मधुरत्व के साथ में एकदम जो उनकी हाफ स्माइलिंग फेस होता है उस मुद्रा में वहाँ पे खड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद के आकांक्षी। हाँ, आशीर्वाद जैसा है वो, जो आशीर्वाद उन्होंने MCG रिजल्ट के बाद मांगा वो तस्वीर में वो पहले ही मांग चुके थे दरअसल। तो अंदाज़ा रहा होगा उनको परिणामों का, इसलिए उन्होंने पहले आशीर्वाद मांग लिया, सशरीर भी, और फिर उसके बाद में मीडिया के सामने भी उनसे आशीर्वाद मांग लिया। तो तस्वीरें बड़ी मज़ेदार हैं और मैं ये चाहता हूँ कि बड़े बड़े फ्लैक्स, आदमकद, मतलब आप सोचिए ना, दिल्ली में DDA की बिल्डिंग है, पुलिस मुख्यालय है, ली मेरिडियन होटल है, इस तरह के होटलों में बड़ी बड़ी वो तस्वीरें कई मंजिला इन इमारतों के बाहर लगा देनी चाहिए, ताकि जो रोड पे लड़ाई करने वाले भक्त हैं ना, अलग अलग खेमों के, कोई सुर्ख है, कोई भगवा है, कोई हरियर है, कोई नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, है ना, कोई पीतवर्णी है ना, कोई भगत सिंह बना हुआ है, कोई अंबेडकर वाला है, कोई समाजवादी है, उन सबको देखना चाहिए कि ये देखाव का हो रहा है। सब मिले हुए हैं। हाँ, सब मिले हुए हैं जी, इंक्लूडिंग केजरीवाल जी। तो तस्वीरें बड़ी मोहक हैं वो। लेकिन मुझे भी लगता है कि मोहक तस्वीरें हैं, पर मुझे नहीं लगता दुश्मनी ख़त्म हो जाती है और ये लोग सिर्फ कैमरे के लिए
और उस मीटिंग के लिए हाथ मिला रहे हैं, शिष्टाचार नहीं, गैंगस्टर तो है नहीं, ताऊ गैंगस्टर तो है नहीं। राजनीति बिल्कुल गैंगस्टर की हो गई है। इन लोगों को हत्या करने के अलावा बाकी सब कुछ करने को तैयार है ये। नहीं, बिल्कुल वो सब कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि वस्तुतः गैंगस्टर नहीं है घोषित रूप से, खादी ही पहन रहे हैं ये लोग और राजनीति में हैं, इसलिए मिलते समय एकदम मुंह चियार के मिलते हैं। वो तो गैंगस्टर भी मिलते हैं। आप कभी गैंगस्टरों को मिलते हुए देखो, गले मिल के। नहीं, हमने देखा है मिलते हुए, मिलते हुए भी, लेकिन हमने दूसरी तरह से मिलते हुए भी देखा है। बगल से गाड़ी निकली, फिर गाड़ी थोड़ी सी धीमे की और उसमें से फिर राइफल निकाल के ताव 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 ताव। वही होता है ना, पचफेरा चलने लगता है। लेकिन इनके अनुयायी तो गैंगस्टर जैसे ही है ना। वो हैग्ड टू डेथ वाली खबरें जो केरला से आती हैं या जो आप बता रहे हैं, उसमें तो सब राजनीतिक वजहों से ही लोग हत्या कर रहे हैं। पर ये कि एक चीज़ है कि ये जो शिष्टाचार है जिसके बारे में ये बार बार ये कहते हैं कि राजनीति का शिष्टाचार विलुप्त हो गया है, ये 10-15 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। उसके पहले वाकई था क्या? आप लोगों की स्मृति के समय में भी यही कहा जा रहा था। हाँ। राजीव गांधी और वीपी सिंह के समय में भी यही कहा जा रहा था। आपके लालू, नीतीश, जॉर्ज, मुलायम सिंह, इन सब लोगों के रजीम के दौरान भी यही कहा जा रहा था कि राजनीति जो है शिष्टाचार विहीन हो गई है। संजय गांधी के लिए तो बहुत खोल तोल के कहा जाता था कि शिष्टाचार की अर्थ ही इन्होंने उठा दी है। राजनीति में जो शिष्टाचार था वो ख़त्म हो गया। नए नए लौंडों को राजनीति में ले आए और पुराने लोगों को जो है इन्होंने सूली पे टांग दिया है। न नैतिकता बची है, न पुरानों का कोई सम्मान बचा है, न समर्पित लोगों की कोई इज्जत बची है। दुनिया जहान की बातें कही जाती रही। वामपंथी दलों में भी ये कहा जाता है कि शिष्टाचार खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मामला मुक्त था। तो शिष्टाचार की समस्या जो है सब जगह पे रही। एक आध पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत बड़ी पार्टी हैं देश दुनिया की, वहाँ पे शिष्टाचार की समस्या और व्यापक है। वहाँ शिष्टाचार इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि वो मतलब आरोपित शिष्टाचार है, इम्पोज्ड शिष्टाचार। अब आप देख लीजिए, हिमाचल में कोई भी कह रहा है कांग्रेस में पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, और कोई भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हमको बना दो, हम ही बन सकते हैं, हम ही सही हैं। मजाल है किसी स्टेट में इस वक्त जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो कह दें कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये शिष्टाचार की एक अलग अवस्था है। तो शिष्टाचार का बैगन जो है, जैसे पहले अगर देखें आप, नेहरू और अंबेडकर के बीच बड़े मतभेद रहे, उसमें गांधी अंबेडकर के बीच बड़े मतभेद रहे, और उन शिष्टमंडल लेके आते थे। लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें हम ये सुनते हैं, मैंने देखा तो है नहीं कि उनके बीच पत्राचार हो रहा है, संवाद हो रहा है, साथ में मंच भी साझा कर रहे हैं। बात के दौर में मंच शेयरिंग को लेकर के, स्टेज शेयरिंग को लेकर के, या एक फ्रेम में नहीं था। हाँ, व्हाट्सएप नहीं था, पत्र ही थे, और लोग पत्र सार्वजनिक कर देते थे। तो लोगों ने क्या किया, पत्र में ये सब लिखना कि अरे आज छोड़ो, ये बताओ कि ठेका कितने जाएगा, ये सब इस तरह की बातें लोग लिखते ही नहीं थे, ये सब नेता जो थे। और इन लोगों के पास उस वक्त वो अवसर भी नहीं था। लेकिन राजनीतिक लड़ाई तो खूब भयंकर थी। आप ये देखिए ना कि गांधी जो है खुला सुभाष चंद्र बोस से पंगा लिए हुए थे, और चुनाव हार गया उनका आदमी। बट ये क्या नाम था इनका, अब ध्यान नहीं आ रहा है, जो जिसको गांधी जी ने कहा कि ये हमारी हार है, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस का चुनाव जीत गए थे। तो ऐसा नहीं कि कटुताएं नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, आपस में एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, सारी चीज़ें तब भी थी। लेकिन और इन पत्रों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन पत्रों को कभी आप देखें तो उसमें अपने हालचाल की कहानी है ही नहीं। वो पत्र दरअसल एक दूसरे को भाषण दिया जा रहा है। तो यहाँ से इन्होंने 3 पेज का पत्र लिखा है, उसके जवाब में फिर उधर से 4 पेज का पत्र आया है। अन्ना आंदोलन के दौरान जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो इसी तरह का पत्राचार अरविंद केजरीवाल और अरुणा रॉय के बीच भी चल रहा था। जो घूमता था। और ये पत्र लिखे इसी कॉन्शियस से जाते थे, तब भी अंबेडकर जी के समय में भी और अभी भी, कि ये बाहर जाएंगे, कोई व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर करेगा तो मैंने क्या लिखा पब्लिक जानेगी तो वो लिखो जो पब्लिक को जानना चाहिए। बहुत क्लियर था मामला। लेकिन आप लोगों की स्मृति में आखिरी ऐसा कोई दौर था जिसमें कम से कम इस तरह की अब आपको क्या लगता है कि मतलब मायावती और अखिलेश मिलेंगे तो वो ये थोड़ी बात करेंगे कि नहीं आप बुआ जी ये सोचिए कि देश में धर्मनिरपेक्षता का कितना ह्रास हो रहा है
और सवर्णों की अगलों की राजनीति जो है वो हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ, ऐसी भाषा में बात ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के भाषणों में या पत्राचारों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। ये लोग आपस में बात करेंगे तो कहेंगे कि बहुत नरक है, 120 तुम ले लो, तो कहे हम तो आपसे कह रहे थे, आपने साथ ही नहीं दिया, आप तो अपने तरीके से चलना चाहती हैं। क्या साथ दिया तो था, क्या हो गया, लोकसभा के चुनाव में क्या उखड़ गया, तुम्हारे लोग वोट करने को तैयार नहीं है, तुम लोग को हमारे वजह से, ये आपस में कुकुरझांव शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत देर बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे समारोह में एक दूसरे के जानना, कभी कभी कुछ दृश्य ऐसे देखने में आए हैं कि विरोधी विपक्षी नेता के यहाँ बेटी की शादी है, प्रधानमंत्री किसी भी प्रधानमंत्री की G20 मीटिंग से लेके किसी शादी समारोह, तिरही, मृत्यु, कहीं पे भी पॉलिटिशियन जब इकट्ठा होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो आप ये गौर करेंगे कि वो 10-15 मिनट से ज़्यादा एक दूसरे के आमने सामने रुकते नहीं हैं। क्योंकि अगर नेताओं को आप एक कमरे में बंद कर दें तो शाम तक आधे से ज़्यादा मरे हुए मिलेंगे अगर सवेरे आपने बंद किया, या वो एकदम लुढ़क चुके होंगे, हाँ, पी लिया होगा क्या तो अजीज मियां सुन रहे होंगे, फिर प्रचार किसने कहा था कि अगर वो पीछे उनके नेताजी के पीछे जहर लगा दो तो आधी कांग्रेस जो है मरी हुई मिलेगी। इसी एक बड़ा मशहूर बयान है ना ये तो, हाँ, कि उनके कांग्रेस के नेता के पीछे अगर आप जहर लगा दें तो सुबह आधी कांग्रेस मरी हुई मिलेगी। हाँ, तो ये जो है ना शिष्टाचार की पूरी कहानी। और G20 का मामला क्या है कि एक मैसेजिंग है, और इस मैसेजिंग में अपोजिशन और सत्ता पक्ष सबका इंटेंशन एक ही है कि भारत को एक मेज़बानी मिली है, हमें आतिथ्य का अवसर मिला है, दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे, तरह तरह के विषयों पर बातचीत करेंगे, 80-85% आबादी और आर्थिक क्षमता लगभग 2/3 दुनिया की, ये इन G20 देशों के बीच में घूमती रहती है। तो इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े मार्केट की जब मेज़बानी का काम भारत को मिला है, तो उसमें अपोजिशन ये नहीं दिखाना चाहता है कि नहीं हम तो इसमें पीले पड़े थे, हम तो पेल देंगे, कि तुम पहले किसानों की आत्महत्या का मामला निपटाओ तब उसके बाद G20 होगा। तो वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष दिखाना चाहता है कि भाई हम समावेशी हैं, सबको लेकर साथ चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इंटरेस्ट का जेस्चर है, इसमें सबको साथ आना ही है। 15 अगस्त के समारोह की तरह है G20। तो सर्वदलीय बैठक पहले भी बुलाई गई हैं, पर आप ये देखेंगे अक्सर कोई ना कोई दल, बड़ा दल, ममता बनर्जी की पार्टी या मार्क्सवादी बहिष्कार कर देते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें सब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हालांकि सर्वदलीय बैठकें जो बुलाई गई हैं, पहले भी बुलाई जाती रही, अब तो कम हो गया है। अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत बुलाई जाती थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हम कोई बहिष्कार, विरोध इत्यादि नहीं करेंगे। सब एक मत से भारत की सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होंगे, राष्ट्रीय एटलीस्ट, ये हमारी परंपरा रही है। पहले तो इनफैक्ट ये भी होता था कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते थे तो क्योंकि पहले कम जाते थे, हाँ, तो सर्वदलीय बैठक होती थी कि मैं वहां जा रहा हूँ, हाँ, और मैं ये बोलूंगा वो ठीक है या नहीं। फोन पे भी बातचीत करते थे, हाँ, प्रमुख लीडरान से। और एक परंपरा ये भी थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आते थे भारत में, तो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय के लोग ये सुनिश्चित करते थे या इसका प्रबंध करते थे कि उन राष्ट्राध्यक्षों को अपोजिशन के कुछ लीडरान से भी मिलवाया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप एक पार्टी से बात कर रहे हैं, आप एज एक नेशन के तमाम सारे फ्रंट्स से बातचीत कर रहे हैं। हम कोई एक आइसोलेशन वाली बात नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कॉन्फिडेंस हर तरफ से दिया जाता था कि आप भारत के साथ जिस भी तरह के ताल्लुकात बना रहे हैं, इन ताल्लुकात में हम सब लोग, वो परंपरा कमोबेश कायम है कि ओपोजिशन लीडर्स से मिलते हैं। जनरली जब बड़े लोग आते हैं तो एक बार वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के लोगों से जरूर ही मिलते हैं। अच्छा, तो आज अपन किन किन विषयों पे बात करेंगे मैं बता देता हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज पे बात हो गई नेताओं की, पर आज खूब नेताओं पे बात इसलिए भी होगी क्योंकि चुनाव नतीजे अभी आए हैं, कल आए हैं, हम लोग शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बड़े समाजवादी नतीजे हैं इस बार के। हाँ, सबको मिला है और सबने कुछ कुछ खोया भी, जो डिजर्व नहीं करता था उसको भी मिला है। गुजरात मतलब एक ने कहा था कि हम नहीं लेंगे तो उसको जबरदस्ती दे दिया गया है। नहीं, जब बड़के जीजा घर से चले गए, स्टेशन पहुंच गए, तो फिर उनको घर से फोन गया, भैया वो बैग में एक पैकेट रख दिया था, देख लीजिएगा, हाँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए, है ना, क्योंकि बड़के जीजा घर पे ले नहीं रहे थे न्यौछावर, है ना,
चले गए थे, तो जो नहीं लेना चाहते उनको भी मिल गया। लोगों ने कहा नहीं हम तो देंगे, लोगों ने कहा हम तो देंगे भाई। बड़के जीजा को मालूम था घर पे ही, लेकिन वहां पे बोले नहीं, अनजान बने रहे कि रख दिया गया, तो अच्छी बात है। नहीं, उन्होंने आभार जताया है। तो इस पे इन चुनाव नतीजों पे बात करनी है, समाजवादी नतीजों पर और चुनाव के उन दृश्यों पर भी जो शोर में दब जाती हैं। उसके बाद आप मोरबी के पुल की बात कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, पर अगर आप उस पर करना चाहते हैं तो ज़रूर, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बड़े अंतर से जीती है। इस पर बात करते हैं। ऑनलाइन वोटिंग से ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और इस साल का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है गॉब्लिन मोड। तो ये क्या बला होती है, इस पे बात करेंगे। और इस साल के हमारे गूगल सर्चेस क्या रहे, हमारे पसंदीदा शब्द क्या रहे। 3 ताल से बहुत सारे शब्द, पहला जो सीज़न था 3 ताल, मतलब पहला साल जो था, उससे बहुत सारे शब्द निकले, पर इस साल 3 ताल से कौन से शब्द निकले ये भी अगर हम खोज पाए तो उस पर बात करेंगे। और बिजार खबर में उस भतीजे की बात जिसने नाक की लड़ाई में चाचा का कान काट लिया। बहुत सही। बाबा ने ऐसे ही होनहारों को विचित्र वीरे की संज्ञा दी है। कुछ गीली लकड़ी पे सूखी लकड़ी रखने का मामला था, चाचा पे गुस्सा आया, फिर वो गरिमा की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई दोनों में और गुस्से में नाक काट ली। तो इस खबर की भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं। पर पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। 3 ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। और सबसे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी और फिर जो उपचुनाव हुए उन पर भी बात करनी है। सबको सब कुछ मिल गया है। अच्छा, सारी पार्टियों को कुछ कुछ मिला है, पर सब पार्टियों से कुछ कुछ छिना भी है, मतलब उनके हाथ से फिसला भी है। से समाजवादी पार्टी से छिना है तभी तो मिला है। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें हुई हैं, प्लस माइनस दोनों हुआ है, सब बैलेंसिंग हो गई। तो वो उस पर बात करनी। पर ताऊ बड़ा एक्टिव थे चुनाव नतीजों के दिन ट्विटर पे। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, पर वो जब मैंने भी नोटिस नहीं किया, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलकर बैठा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ताऊ के ट्वीट के बाद ही मैंने देखा कि उन्होंने बाय इलेक्शन की स्पेलिंग ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने गलत लिख दी है और BYE बाय, टाटा बाय वाला, बाय वाला। तो उसी के बाद ये प्रस्ताव आया हमारी टीम में कि जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है गुजरात में तो अब चुनाव होने नहीं चाहिए, 50 साल तक जो है वो रेफरेंडम करा के कहानी खत्म करनी चाहिए, चुनावों को अलविदा। पर ये आजम खान के लिए भी एक तरह से बाय इलेक्शंस, हाँ उनके लिए बाय इलेक्शन था पूरी तरह शुद्ध रूप से, और उनके लिए टाटा बाय बाय हो गया। और मतलब अखिलेश, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर्मन खुश भी होंगे, क्योंकि हाँ चचा बहुत दाग हो गए थे, उनको ढोना पड़ रहा था, वो पनौती भी हो गई थी। और उनके एक चचा जो चचा विधायक हैं तो एक सरेंडर कर दिए और एक सिलेंडर हो गया। तो ये भी है, वो साथ में आ गए। चचा लोगों ने चचा का कान आपने बताया ही, भतीजे ने क्यों काटा कान आप समझ जाइए। लेकिन वो भी कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी कि बीजेपी 26 सीटें लक्ष्मण चाचा अश्व लेके गए हुए थे, ये अश्वमेध का, और भतीजों से लड़ाई कर रहे थे। तो भतीजा जो चाचा से लड़ के और फिर कहेंगे नहीं अब तो घोला हमें लग गए रही, अब तुम कह लो जो हम करे कहो। चाचा भतीजे की लड़ाई जो है बहुत कर्री लड़ाई है। तो थोड़ा गुजरात से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे प्रचंड बहुमत वहीं मिला, मतलब इतने प्रतिशत वोट मिले, इतने कभी मिले। ये बहुत नुकसान हुआ है गुजरात में। 182 में से आप सोचिए कि 2.5 दर्जन सीटें भाजपा को कम मिली हैं। 182 क्यों तो हारी गए ना भाई। अब आप ये सोचिए ना कि ये जो 26-27 सीटें हैं, अब इन पे विकास कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इतना ये नहीं होना चाहिए था। लोगों को जब मन बना लिया था प्रचंड बहुमत का, 182 पूरा देना चाहिए था कि भाई अगली बार से आप लोग को देखेंगे, इस बार फुल ऑन। लेकिन ये उन्होंने बोला भी, प्रधानमंत्री ने, तो कि नरेंद्र जो नहीं कर पाए वो भूपेंद्र ने किया, और मैं चाहता था कि भूपेंद्र जो है नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ें। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल माइकल कॉलिंस नहीं हो गए हैं, मतलब भूपेंद्र भाई का क्या है कि जीत तो नरेंद्र भाई की है। हाँ वही भूपेंद्र भाई नरेंद्र भाई की बदौलत है, है ना। और भूपेंद्र भाई 4 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं, तो रहेंगे, मतलब 1 साल पूरा कर चुके हैं वो, 4 साल और रहेंगे, 5 साल उनका पूरा हो जाएगा, और फिर कोई और आ जाएगा अगले चुनाव के ठीक 1 साल पहले, एक नया मुख्यमंत्री होगा। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है।
कि आप चुनाव से पहले पूरी कैबिनेट, तो एंटी इनकम्बेंसी को आप गायब कर देते हैं क्योंकि उस समय के मौजूदा विधायक मौजूदा कैबिनेट के खिलाफ जो थोड़ा गुस्सा होता है। उत्तराखंड में किया, उसका फायदा मिला। हाँ, हिमाचल में ये करने से चूक गए, वहां पे नुकसान हो गया। आप वोट कर दिया था, लेकिन जो बागी थे वो ज्यादा मजबूत थे। नहीं 20 में से 3 तो जीत ही गए बाबा। अरे नहीं, मुख्यमंत्री वगैरह ये बदल देते ना, तो ये जो आप सोचिए ना, क्या मतलब कोई जीत है वो। हिमाचल में क्या है बाबा कि बहुत कठिन था इनका जीतना। हिमाचल की जनता दूसरे टाइप की है। ये मतलब उनको यार कुछ है नहीं ना। आपके यहाँ अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं, फैक्ट्री लगती है, ये सब होता है। गुजरात में इतने सारे पोर्ट हैं, नए नए सिटी बन रहे हैं, गिफ्ट सिटी, फलाना सिटी, वो सब तो हिमाचल में होता नहीं है। हिमाचल में सड़कें बहुत मुश्किल से गांव तक पहुंचती हैं। मतलब 2 मेन रोड है और बाकी सब MDR है ना। तो आप ये सोच लो यार कि वो उनके लिए क्या है, खेती वहाँ होती नहीं है, तो जीने के लिए और क्या है, सरकारी नौकरी। हाँ, और हर घर में एक सरकारी नौकर है। आप सरकारी नौकरी पे जो है उनके पेंशन पे चोट करोगे, सरकारी नौकरी नहीं निकल नहीं रही है तो बहुत मुश्किल है। हिमाचल मुख्य धारा में नहीं है। OPS का मुद्दा चल गया उधर, OPS दबा के चला है। और लोग ये कह रहे थे कि थाली में रखा हुआ है हिमाचल कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने बहुत ताकत लगाई कि हम ये चुनाव ना जीते हैं। प्रियंका गांधी को लगा दिया उन्होंने। नहीं तो शुक्र है वैसे राहुल नहीं गए लोग, लेकिन उसके बावजूद दिया लोगों ने कि नहीं तुम राहुल भी ले आओगे तो इस बार जिताएंगे तुमको। इन्होंने कहा नहीं, उस हद तक नहीं गिरेंगे यार। ठीक है, प्रियंका जी का वहाँ घर बार है। हाँ, उनका तो है। हाँ, मतलब लेकिन एक बात से मुझे ये लगता है कि क्या होता है, ये OPS चल पड़ा है पूरे देश में। हर सरकार बोल रही है हम ले आएंगे। यार सोचो, कांग्रेस बोल रही है कि हम OPS ले आएंगे। मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे बैठ के, यार इतनी मेहनत लगती है कोई चीज करने में, तुम उसको एक झटके में खत्म कर दोगे। जैसे वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जाकर के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने। अटल बिहारी वाजपेयी कर नहीं पाए, चाहते थे वो। अभी भी भाजपा क्रेडिट लेती है, आइडिया तो हमारा ही था, है ना। मनमोहन सिंह ने बहुत कष्ट के साथ OPS को खत्म किया। उन्होंने कहा यार देश के लोगों पे अपन ये भार नहीं डाल सकते यार। आप नौकरी करते हो, सैलरी लेते हो, उसके बाद भी आपकी आधी सैलरी प्लस महंगाई भत्ता आपको मिलती रहे, ये वो 5 रुपए का पार्ले जी खाने वाला डिजर्व नहीं करता यार। और वो बजट, उस बजट का काफी बड़ा प्रतिशत जो है 60% पेंशन, स्टेट का बजट का 60% अगर इसी में चला जाएगा तो भाई साहब और कुछ होगा कि नहीं। बिल्कुल, स्कूल बनेगा ना। और अब बाकी दुनिया क्या काम नहीं करती है, सिर्फ सरकारी नौकर सारे लोग काम करते हैं। इसीलिए मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर पेंशन स्कीम जैसी कोई चीज देश में आपको लानी ही है तो आप असंगठित क्षेत्र के लिए, सबके लिए लाओ, न्यूनतम मजदूरी जैसा कुछ सबके लिए आप ला के दे दीजिए कि भाई सारा तो नहीं दे सकते, लेकिन ये 15,000 रुपये हम सबको देंगे, ये 12,000 रुपये हम सबको देंगे राज्य की न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से, ताकि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर अपनी पीठ पे सीमेंट उठाया है, अपने सर पे कोयला ढोया है, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर लकड़ी काटी है, पटरे चीरे हैं, चुनाई की है, ईंट गारा वो भी तो राष्ट्र निर्माण कर रहा है और सीमेंट डाला है। गडकरी जी अकेले खुद किसी रोड पे थोड़ी खड़े होते हैं भैया। सीमेंट बजरी कोई गिट्टी फोड़ रहा है ना, कोई सीमेंट मिला रहा है, कोई रोड पे जूता पहन के चल रहा है। तो इन सारे लोगों की भी चिंता होनी चाहिए। ऐसा क्या है कि आप सरकारी मुलाजिम रहे, जिंदगी भर घूस खाया, आप पेंशन खाओगे? ऐसी कौन सी अनिवार्यता है भाई? और आपने ऐसा क्या किया है राष्ट्र निर्माण में जो बाकी लोगों ने नहीं किया है? हल की मूठ पकड़ के पूरी जिंदगी अपने 4 बीघा खेत में चलते चलते खत्म कर देने वाला किसान, उसने भी तो राष्ट्र निर्माण में उतना ही योगदान दिया एकदम है। तो अगर करना ही है तो आप उसको फिर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है पेंशन स्कीम, लेकिन वो यूनिवर्सल होना चाहिए और सबको आप एक बेसिक लाइवलीहुड के मेजरमेंट के साथ सबको, ब्रिगेडियर साहब से लेकर के और चपरासी, चौकीदार, पल्लेदार, ईंट गारा करने वाला मजदूर, सबको आप कह दीजिए कि भाई न्यूनतम मजदूरी बराबर पेंशन हम सबको। अभी तो ये है ना कि जो लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते थे नौकरी में, वही मेंटेन कर पाए। इस हिसाब से 1 लाख आपकी सैलरी थी, रिटायर होने के बाद 75,000 हो गई है ना। तो बहुत गड़बड़ है बस इसमें। हालांकि अभी चुनाव में देखिए राजस्थान में भी बोल रहे हैं करेंगे, गुजरात में ये सब नहीं चलता है। गुजरात नौकरी वाले बहुत कम है गुजरात में ये सब नहीं चलता है। वो फ्री बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में भी लोग नहीं पड़े वहाँ।
कि नहीं यार पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से जीने दो। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे बीजेपी का ये जो प्रचंड सक्सेस वाला जर्नी है पिछले 8-9 साल का देखें, इसने मतलब ये बात कई बार पहले भी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी हो चुकी है, लेकिन इसने अस्मिता की जो राजनीति हमारे यहाँ शुरू हुई थी कई दशक पहले, उसकी सीमाएं नहीं तय कर दी हैं। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में एक तरह से कास्टलेस हो गए हैं और उनको हर जाति का व्यक्ति वोट दे रहा है। दूसरी बात ये भी कि जो ये नई वाली बीजेपी है, ये बीजेपी के लिए जो अनटैप्ड वोटर्स हैं उनको टैप करने में बहुत अच्छी है। जैसे रामपुर का चुनाव वो जीत ही नहीं सकते थे अगर उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। वहाँ जीतने के बाद जो आकाश सक्सेना है, उन्होंने कहा, उनका बयान है कि हमको अब न सिर्फ अब्दुल ने वोट दिया है, अब्दुल हमारे साथ चुनाव में हमारा कार्यकर्ता बन के लड़ा है, और अब हम जब जीत गए हैं तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि अब्दुल की भलाई के लिए हम काम करें। ठीक है, उन्होंने एक सीट स्पेसिफिक बात की, वो पूरे प्रदेश के लिए नहीं लागू होती। ऐसे ही आदिवासियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रेडिशनली नहीं मिलता रहा है, लेकिन इस चुनाव में आदिवासी बहुल इलाकों पे गुजरात में अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब से मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया उसके बाद से जहाँ भी चुनाव हुए हैं, मतलब कम से कम वो टैप, उनका कोशिश यही है कि आदिवासी भी हमारे साथ आकर के जुड़े। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो ये जो जर्नी है, ये अस्मिता की राजनीति जो हमारे यहाँ 89 के बाद से जोर पकड़ी। केवल देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक वजह है नरेंद्र मोदी के उत्थान की पूरी पूर्व पीठिका में। अस्मिता की राजनीति से पहले आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति में राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र और क्षेत्रीय पार्टियों का चरित्र, उनमें क्या मूलभूत फर्क है। कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे तमाम सारे जो मुख्य धारा के या राष्ट्रीय दल रहे हैं, इनका कोई जातीय चरित्र कभी नहीं रहा है। तो नरेंद्र मोदी को कभी जाति का वोट नहीं मिला, योगी आदित्यनाथ को भी केवल एक जाति का वोट नहीं मिला, शिवराज सिंह चौहान को जाति का वोट नहीं मिलता है, कुछ जातियों का मिलता है, लेकिन संगठन में आरएसएस और बीजेपी के जिस तरह से देवरस जी के बाद से सोशल इंजीनियरिंग की गई, वो सोशल इंजीनियरिंग केवल बाहर लोगों को जोड़ने वाली नहीं रही, वो सोशल इंजीनियरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी रही। और आप पाते हैं कि तमाम अलग अलग जाति समुदायों से और अंचलों से आने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। वरना क्या ज़रूरत थी कि हिमाचल से आने वाला एक व्यक्ति जो पार्टी का कार्यकर्ता था और एबीवीपी में रहा, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। आप किसी और पार्टी में ये नहीं कर सकते हैं सहज ही, खास करके जब वो सत्ता में हो। हमेशा उस क्रीम पोजीशन को, जो क्रीम स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज्ड है, वो लोग कंट्रोल करना चाहेंगे, वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेशन में जाना चाहेंगे। तो लेकिन क्षेत्रीय दलों का ये चरित्र नहीं है। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें यही एक कमाल की चीज़ है। अब कांग्रेस में आप देख लीजिए कि अशोक गहलोत का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार का बिहार में कुल वोट बैंक जो है वो 3 से 6% के बीच है। इसके ऊपर हमेशा विशेषज्ञ आपस में टकराते रहते हैं कि इसको 3.5 माने कि इसको 6.25 माने। इसी के ऊपर उनके समाज का, हाँ, उनके समाज का, है ना। तो ये आपको बहुधा ये जगह इस तरह की स्थिति दिख जाएगी। इसलिए जाति से इतर चुनाव को और राजनीति को भारतीय जनता पार्टी जाति से इतर ले गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं कि जाति की राजनीति बंद हो गई है। जाति की राजनीति उसने अम्ब्रेला बड़ा, लेकिन उसने जाति के साथ साथ कुछ और बड़े बड़े कॉन्स भी तैयार कर दिए हैं। तो आप जब एक मुंह देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, भाजपा इस मामले में पंचमुखी है, सपा एक मुखी है, बसपा एक मुखी है, आरजेडी एक मुखी है ना, ये आपकी जयंत की पार्टी एक मुखी है। लेकिन जब आप बीजेपी की तरफ देखते हैं तो आपको दिखता है बहुमुखी है, पंचमुखी है। वहाँ से ये असमंजस आता है। आप बहुमुखी से वो खड़गे साहब वाला बहुमुखी मत समझिएगा भाजपा के बारे में। उन्होंने भी 10-15 सीटें कम करवाई हैं। नहीं, उनका दोष नहीं है। कांग्रेस में कोई भी नहीं बनना चाहता था प्रेसिडेंट। तो कोई कहीं तो बदला लेगा वो आदमी। और एक बनना चाहता था, उसको बनने नहीं दिया। तो आदमी अगर कोई काम लेना चाहता है, टास्क, तो वो अच्छा करेगा, फिर वो इनोवेशन लाएगा, कुछ ना कुछ करेगा वो।
लेकिन हमने वो होने नहीं दिया। हाँ। और ऐसे आदमी को बनाया जो कि था कि भाई देखो सब बनना चाहते हैं, नहीं तो कोई नहीं बनना चाहता, ये बन जाएगा, इसलिए इसको नहीं बनने देना जो कुछ कर सकता है। तुम आओ, ये कुछ करने लगेगा। हाँ। तो मैंने सोचा था वो बैकग्राउंड में रहेंगे। मैंने पिछली बार हम लोगों ने चर्चा भी की थी, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो पार्टी को संभालेंगे, लेकिन वो चले गए भाषण देने। बहुत दिक्कत है ना, भाषण नहीं देना चाहिए उनको। केरल के वो उनके पटीदार भी हैं ना, वो इनफैक्ट मैं अभी केरल गया था, हो के आया वहाँ, तो मुझे वहाँ पे मुझे ये आया कि राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे थे पिछला, तो अमेठी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आके राहुल गांधी से कहा कि सर आपकी सीट जो है फंस सकती है, आप केरल से चुनाव लड़ोगे साथ में? तो वो बोले व्हाई नॉट। तो ये, लेकिन वहाँ पे पता है बाबा, CPI, CPM और CPI ML तीनों का वोट मिला दीजिए, सब मिला करके तीनों को मिला दीजिए, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट नोटा को पड़ा है गुजरात में। बहुत सही, ये बढ़िया है। अच्छा, ये लेकिन एक संतोष रहा इस चुनाव में मुझे, नोटा वाले होते कौन है? मतलब आश्चर्य लगता है, इतनी दूर चल के बूथ पे हाँ, गए आप, वहां तक गए, उसके मतलब बाद रेस्टोरेंट गए, वो कहे कि पानी ले आओ। हाँ, क्योंकि अगर उसका सौंफ खा के चल दी। 60% मतदान हुआ है तो वहीं जान लेना चाहिए कि 40% नोटा है। उन्होंने वहीं से कहा कि ना मैं घर में रहूंगा। तो नोटा उतना ही नहीं है, नोटा जो जोड़ा जाता है उसमें बाकी जिन्होंने वोट नहीं दिया उसको भी जोड़ना चाहिए। दिल्ली में इस बार आप देखें तो मतलब 50% से अधिक लोग MCD में नोटा थे। हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी कम था आपकी बार शायद चुनाव, वो वोट सब जगह कम रहा। हाँ। लेकिन इस बार ये अच्छी रही नतीजों के बाद। मैंने चूंकि सबको कुछ मिला और सबसे कुछ छिना, तो EVM पर कोई सवाल नहीं आया इस बार। हाँ, EVM इस बार शाश्वत रही। बस एक हुआ था कि गुजरात में एक सज्जन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मंकोकिया नाम है हाँ, उनका, या मंकोकी, तो उन्होंने अपने गले में मतलब मफलर को, झंडे को मजबूती से कस लिया। ये ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं फांसी लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका ये आरोप था कि EVM से छेड़खानी हुई है। कांग्रेस वाला मफलर जो था, हैं? मफलर कांग्रेस वाला, हाँ, पट्टे वाला था। तो इंटरेस्टिंग वो चुनाव होता है ना कई बार, जब जैसे आप घर में आके कहते हैं कि नहीं गणित में 65 नंबर मिलेगा कम से कम, हम एकदम देख लिए हैं, सब मिला लिए हैं, मास्टर से भी मिला लिए, पूछ लिए हैं, 65 तो मिलबे करेगा, नहीं 72 मिलना चाहिए, लेकिन 65 तो कहीं नहीं गया बाबूजी, आप समझ लीजिए। 45 आया, जूता चलना शुरू हुआ, तब क्या कहें पन्ना गिर गया होगा उसमें से कापी से, तू पन्ना जांची नहीं है, दूसरे पन्ना गिरा होगा, हम 65 से कम नहीं पा सकते। आप हम कांग्रेस वाला मफलर करा लीजिए, आप स्क्रूटनी करवाइए, आप यूपी बोर्ड को लिखिए इलाहाबाद, पन्ना गिर गया होगा उसमें से। पन्ना गिरा है ना उस कैंडिडेट का, पन्ना प्रमुख ही गिर गया उसका। नहीं, वो हुआ कि वो फ़ोन दिल्ली से किया सोनिया जी ने, वो तो यात्रा पर हैं, तो उनको फ़ोन किया कि अरे बेटा चुनाव नतीजे आए तो गुजरात तो बहुत बुरा हार गए अपन कांग्रेस, तो पार्टी का कुछ सोचा है? तो राहुल बाबा ने कहा कि अब आज के दिन पार्टी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कल करते आज आ रहे हैं। कल। लेकिन आपने तो ट्वीट किया कि इट इज़ अ गुड टाइम फॉर अशोक गहलोत टू, फिर डॉट डाल के छोड़ दिया। देखो उनका पलीता लगने वाला है। अभी रघु शर्मा से इस्तीफा दिलाने की बजाय, चूंकि वो देखिए सचिन पायलट हिमाचल के थे सुपरवाइजर, और अशोक गहलोत तो गुजरात के, है ना। हिमाचल कांग्रेस जीत गई है और गुजरात हारी नहीं है, मतलब लुट चुकी है। 1960 से वोट हो रहा है गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए, इतना गिरे नहीं थे कभी। हाँ, तो अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं रिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि पलीता तो देखो उनका लगना ही है। नहीं, लेकिन उनका भी तो कमाल है ना। आप अशोक गहलोत की पीड़ा देखिए कि वो जिस राज्य में बैठे हैं उसके बगल के राज्य की उनको जिम्मेदारी दे दी गई, और ये इस तरह से है कि मकान नंबर 185 में आप हैं, मकान नंबर 186 की आपको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मकान नंबर 185 में 12-15 बंदर कूद गए हैं। हाँ, वो था। तो 186 में बिल्ली दूध पी रही है, तो या तो बंदर या बिल्ली एक चीज संभालनी है, दोनों तो नहीं संभाल सकते एक साथ। तो इन्होंने अपने चपलंडूस को भेजा ना वहाँ एक। हाँ, अपना तो वहाँ पे दूध तो खैर भेजा इन्होंने। हाँ। पिछली बार 2017 में
गहलोत खुद स्वयं सशरीर थे और उसकी वजह से ही फायदा हुआ, दिखा कि आदमी जमीन पे काम कर रहा है। इस बार इन्होंने कहा नहीं इधर से मैं निकलूंगा, इधर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इन्होंने रघु शर्मा को भेज दिया। रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक आधार, हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। उनका इस्तीफा हैंड रिटन है, देखा आपने उसमें? उनका हैंड रिटन इस्तीफा है जिसमें उन्होंने लिखा कि नैतिक, ऐसा लिखा तो बाद में ही होगा, पर उसको देख करके कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि ये पहले से लिख के रख लिया था, क्योंकि उसमें बीच में एक लाइन थोड़ी सी जगह बची हुई थी, उसमें उन्होंने जोड़ा है कि और मैं अपना इस्तीफा भी दे रहा हूँ। तो वैसा है वो मैं भेजूंगा आपको, हस्तलिखित है। लेकिन ये कि मतलब ये उनको ये लगा होगा कि अभी शाम तक पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाएगा कि ये सारे प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को उनके पद से तत्काल मुक्त किया जाता है, जैसा कि भी पिछले समय में भी यूपी इलेक्शन के टाइम में हुआ। लल्लू कई लोगों की नौकरी चली गई उसमें जी। तो उनको लगा होगा कि वो होगा। फिर शाम तक कोई कॉल ही नहीं आया क्योंकि सब लोग बैग पैक कर रहे थे, तो उसने कहा खुदा लिख देते यार हमारा इस्तीफा जो है। लेकिन आपने वो वीडियो देखा था, प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक नेता को फ़ोन करके कहा कि आप जो है उम्मीदवारी अपनी वापस ले लें। वो बागी नेता परमार या कुछ उनका नाम, कृपाल परमार, पर वो माने नहीं, वो जीते। हाँ नहीं हाँ, अरे उनकी लुटिया डूब गई। अच्छा, डूब गए? उनको काहे प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया था? उनको 1700 वोट है, बीजेपी के उम्मीदवार को 25,000 वोट आए, कांग्रेस के उम्मीदवार को फोन नहीं करना चाहिए था ना। ठीक है, कृपाल परमार जो कि अब सोचिए कि गद्दावर रहे हुए आदमी हैं, पता नहीं उस सीट से कौन जीता है उसको कोई जानते नहीं, कृपाल परमार कल से चल रहा है। तो वो उन्होंने हराया भी नहीं है। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि कृपाल परमार के चलते हम फतेहपुर हार गए। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको बहुत कम वोट मिला है, और हो सकता है इसमें कृपाल परमार का योगदान भी हो। फोन आने के बाद और नामांकन वापस लेने की तिथि खत्म हो गई थी, उन्होंने लोगों को बोल दिया हो कि देखो यार बीजेपी को दे देना। जो होता है प्रायः कई सारी जगहों पे, मुझे मत देना। फिर भी उनको 1700-1800 वोट पड़ गए, पर जीत का अंतर जो है ना बहुत ज्यादा था, 6-7 हजार का था। तो दब नहीं रहा होगा बचन, कहे यार 3 तो दब नहीं रही, ये वाला दब रहा है, ये दबा दो। लेकिन एक बात और इन चुनाव नतीजों के बाद ये आई कि यार कोई और मतलब टू मच डिपेंडेबल है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर, और जो बहुत बहुत लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे नहीं। अब जैसे नड्डा जी खुद हिमाचल प्रदेश से हैं, वो इस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको हिमाचल प्रदेश जैसे पॉलिटिकली उतना रेलेवेंट नहीं है लोकसभा की राजनीति में, वहाँ से उनको ला करके बनाया गया, पर उसका कोई हिमाचल प्रदेश में कोई राजनीति में कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है, और उसका असर होना भी नहीं चाहिए। बीजेपी का सेटअप भी इस तरह का है कि जब आप बीजेपी के आदमी हैं तो आप बीजेपी के आदमी हैं, फिर आप कहाँ से हैं ये बहुत प्रधान नहीं रह जाता है। दूसरा क्या है कि अच्छा, नड्डा जी के असेसमेंट में ये चीज़ें जाएंगी, लेकिन नड्डा जी के असेसमेंट में ये भी जाएगा कि 68 सीट उन्होंने यूपी में जिताई। जनवरी में नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उस कार्यकाल के समय जब उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो हिमाचल तो बहुत नीचे आएगा ना उसमें। ऐसा थोड़ी वो हिमाचल के हैं तो हिमाचल उनकी जिम्मेदारी थी, ऐसा सभी लोग कहीं ना कहीं के हैं। तो ये जो एक स्थिति है, इसमें तीनों राज्यों के लिए 3 टेक अवेज तीनों पार्टियों के लिए हैं। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग बाहर कहते हैं, बाहर खाने बैठ करके कि, और यही हो रहा है वस्तुतः, कि एक राज्य में आप मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हो, और राज्य स्तर पे आपके पास कोई चेहरा नहीं है, और वोट जो है ना वो ना राज्य के चेहरों को हो रहा है, ना निर्णयों को हो रहा है, ना पार्टी को और पार्टी के सिंबल को हो रहा है। वोट केवल एक व्यक्ति को हो रहा है, केवल एक चेहरे को हो रहा है। तो ये बहुत ही पोस्ट इंदिरा गांधी वाली स्थिति जो कांग्रेस में हुई कि फिर एक वैक्यूम बनता है। इसको आरएसएस और बीजेपी अपने यहाँ संगठन के स्तर पे कैसे साधेंगे, ये इन दोनों को सोचना पड़ेगा। अपन क्यों सोचें, वो सोचें, अपन का काम है कि सोचना चाहिए, है ना, मांगता है। हाँ, दूसरा क्या है कि कांग्रेस के पास एक राज्य आ गया है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि आपने वो राज्य जीता नहीं है। आप तो जीतना चाहते नहीं थे, आपने हर प्रयास किया कि आप ना जीतें। लोगों ने भाजपा को उस राज्य में जबरदस्ती हराया है, और हरा करके आपको दे दिया क्योंकि आप ही विकल्प थे। आप मतलब AAP वाला नहीं, आप मतलब कांग्रेस विकल्प थी। तो कांग्रेस के पास कोई कारण नहीं है कि वो हिमाचल की जीत से खुश हो। एक धेले का अक्षत बराबर कारण नहीं उनके पास खुश होने का।
और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है इस पूरे जनादेश में कि आप केवल चेहरे के दम पे, बिना संगठन को बड़ा किए, बिना अपना दिल और दिमाग खोले, बिना नेतृत्व और निर्णयों को विकेंद्रीकृत किए आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी चौहद्दी दिल्ली की है। आपने जब पार्टी बनाई तो दिल्ली के अलावा 2 राज्यों में आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की, एक गुजरात में और दूसरा पंजाब में। पंजाब पिछले 2-3 दशकों से कुकुर बिलार वाला खेल देखता चला आ रहा था, त्रस्त था, और उन्होंने आपको एक मौका दे दिया। उन्होंने जब आपको मौका दिया, आपके चेहरे पे दिया, वो मौका देने के बाद से पंजाब के लोगों को पंजाब पे पार्टी की ग्रिप कमज़ोर दिख रही है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं, लोग अब उसको, उनके तरीके को लेकर के चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। जिस वक्त पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पंजाब की पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री सहित गुजरात में प्रचार में लगे हुए थे, दिल्ली में प्रचार में लगे हुए थे, उस वक्त वहाँ पे प्रदर्शन चल रहे थे सचिवालय के बाहर। पंजाब में बहुत ही एवरेज तो प्रशासन रहा है अभी तक परफॉर्मेंस। तो, और दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, करप्शन में जो आपके विधायक मंत्री पकड़े जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से खट्टा हुआ है। तो अब ये पंजाब का मॉडल दिल्ली मॉडल नहीं है। पंजाब का मॉडल दिखा करके आप गुजरात में जीत नहीं पा सकते हैं। पंजाब रेप्लिकेट होने वाला मॉडल नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। और इन तमाम सारी चीज़ों के तह में यही है कि केवल जब एक ही व्यक्ति और एक ही कमरे से सारे निर्णय होते रहेंगे तो ये समस्या आएगी। आपका न संगठन फैल रहा है, आपके पास और नए लोग आ नहीं रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको निर्णय का और अपने आप को बना पाने का, पार्टी में खड़ा कर पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इतने संकोच से वाजपेयी जी की जो लाइन है ना कि छोटे मन कोई बड़ा नहीं होता, है ना, तो वो जो है आम आदमी पार्टी से कोई खड़ा नहीं होता। तो ये आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में बहुत रेप्लिकेशन आम आदमी पार्टी का जो पंजाब मॉडल है उसका 10 जगहों पे होने वाला है। ये एक बात है ताऊ। लेकिन नेशनल पार्टी तो वो बन गया, मतलब वो बड़े गिल घूम रहे हैं। नेशनल पार्टी, मुझे एक बात का दुख है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने प्राइस पे किया है कि उन्होंने जो अपने देश में हिंदू मुस्लिम विभाजन है इस पे अपना मुंह चुप रखा। गुजरात के मुस्लिम मतदाता जो उनको वोट दे सकते थे उन्होंने नहीं दिया। दिल्ली के मुस्लिम मतदाता जो उनको वोट दे सकते थे उन्होंने उनको नहीं दिया। उसका कारण है यही है कि आप अगर हिंदुत्व पार्टी बनना चाहते हैं, दूसरे हिंदुत्व पार्टी, तो भाई साहब बड़े वाले को देंगे ना, फिर आपको क्यों देंगे, आप तो कॉपी हैं। तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आपको ना अब एक आइडियोलॉजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में देश में 24 घंटे बिजली मिलती है। अब वो देश नहीं रहा है ना, और फ्री कर दोगे आप तो कितना करोगे, और ये धीरे धीरे पोल खुल जाता है आदमी का। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनको सबसे पहले एक आइडियोलॉजी बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बुरी तरह से हार हो गई गुजरात में, हिमाचल में बची, और भी हार जीत होगी बहुत सारी, पर उनके पास एक आइडियोलॉजी है। हम जानते हैं कि कांग्रेस किन नीतियों पर खड़ी रहती है। आम आदमी पार्टी के बारे में कोई नहीं जानता। वो ऐसे बदलते रहते हैं ना कि वो गुजरात में इतना कुछ हुआ उनके टाइम में, कुछ लोगों को पुलिस ने बांध कर पीटा पोल में, चौक पर, कुछ नहीं बोले। बिल्किस बानो वाले केस में कुछ नहीं बोले, वो अपनी चुप्पी साध लेते हैं। वो दिल्ली में जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ पे पुलिस उनके पास नहीं, वहाँ पे भी चुप्पी साध लेते हैं। तो स्पष्ट कर देना चाहिए उनको ये बात। ये सगुफे छोड़ना कि गणेश जी की फ़ोटो जो है वो करेंसी पे लगा दो और सीरियसली उसके बारे में बात शुरू कर देना, तो उनकी आइडियोलॉजी हाँ, तो आप अडिग रहो ना इस पे। ये नहीं कि चुनाव के बाद फिर आप सेक्युलर हो जाओगे, चुनाव के टाइम में नहीं होगे, वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लिए इसमें जो लर्निंग है, जो टेक अवे है, वो ये है कि उनको कोई टेक अवे से मतलब नहीं है, इसलिए दूंगा नहीं। बेकार की सलाह क्यों? हमारा योग्य अंदाजा उससे बच के रहें। बीजेपी के लिए टेक अवे है कि अगर कोई आदमी लोकल मुद्दे को मुद्दा बना सकता है तो बीजेपी को हरा सकता है, नरेंद्र मोदी के बावजूद।
पर मामला अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस कभी भी कोई होगा तो नरेंद्र मोदी जीतेंगे। उनका पर्सनल वोट बैंक क्रेडिबिलिटी इस देश में इतना ज़्यादा है, आप बोलेंगे गलत है सही है, हमको क्या फर्क पड़ता है, आदमी वोट करता है इमोशन से। नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी आप ये छोड़ दीजिए, अभी लोग बोलते हैं गुजरात तो उनका होम स्टेट है। भैया मैं बताता हूँ, बिहार चाह के नरेंद्र मोदी किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, ठीक है, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पूरे देश में है, उनकी वो पर्सनल उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो आप जैसे हिमाचल में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, है ना, वहाँ की समस्याएं सॉल्व होंगी नहीं। अग्निवीर में जवान फंस गए, हिमाचल में है क्या, और सेब अदानी जी ले गए, तो बहुत मुश्किल है ना उनके लिए। और फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ है नहीं, सरकारी नौकरी में ओपीएस दे नहीं रहे, तो प्रॉब्लम है। और उस सब चीज़ों से बीजेपी आइडेंटिफाई हुई और लूज कर गई। बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि लोकल मुद्दे और लोकल लीडरशिप, आप मानो या ना मानो, हिमाचल प्रदेश में इनकी लीडरशिप, जयराम ठाकुर अपने आप को स्थापित कर नहीं पाए थे, है ना, धूमल साहब बढ़िया रूप में जाने जाते थे वहाँ पे, लेकिन चूंकि अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं तो आपने उनको साइड लाइन कर रखा कि एक परिवार से एक ही आदमी होगा, तो अनुराग ठाकुर को आप वहाँ भेज दीजिए यार। तो लोकल लीडरशिप आप वहाँ पे ऐसी बिल्ड नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा जयराम ठाकुर के नाम से नहीं जानी जाती थी, और लेकिन धूमल का प्रभाव रहा है। और अभी भी है, अभी भी, मतलब आप अभी भी धूमल के घर पे लाइन लगती है कार्यकर्ताओं की रोज। हालांकि इस बार ये वाले चुनाव में जो मंडी वाली सीट है जहाँ से अनुराग, इनके यहाँ खास करके अनुराग के आसपास इस बार सारे हार गए बीजेपी, क्योंकि वो वहाँ की जनता देख रही है ना कि हमारे नेता को तो उन्होंने लगा रखा है, अनुराग यहाँ नहीं है तो फिर हाँ, लेकिन रानी का भी इलाका मंडी वाला है ना। नहीं, रानी तो अपर शिमला है। नहीं, मंडी से भी तो उनका ताल्लुक है कुछ। हाँ, मतलब रानी का तो यूएसए है। हाँ यूएसए जो है अपर शिमला एरिया, वो उनका है। अब देखो आपकी मध्य प्रदेश में इनके पास एक चेहरा है, मामा के नाम से मशहूर है, ठीक है, जैसा भी हो, गाना गाते हैं, नाचते हैं, खुश रहते हैं, ढोल बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। उत्तर प्रदेश में वो है एक चेहरा, सब परिवार करते हैं, अकेले नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके सामने एक समस्या थी पिछले चुनाव के पहले, मतलब कोई एक चेहरा नहीं था। मोदी के नाम पे जीत गए और आपने एक आदमी को अप्रत्याशित रूप से एक्चुअली वो बागडोर दे दी, आपने ये पहचाना कि ये आदमी चेहरा बना लेगा, और उस आदमी ने चेहरा बना लिया। वो इनफैक्ट गुजरात में भी आपका बहुत बड़ा क्राउड पुलर बन गया है। हाँ, ठीक है, और स्पष्ट संकेत हैं, दावोस जा रहे हैं इस बार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बहुत सही अपनी धमक बनाने के लिए। मिलिंडा गेट्स ने तो आके उनकी प्रशंसा करी थी, है ना। बिहार में इनके पास कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ में इनके पास एक है, उनको कोई मानता नहीं। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो कहाँ है, हम तेलंगाना में खड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर दक्षिण के स्टेट में आपके पास वो मिस्टर बोम्मई जो चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटक के, असम में चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, वो ले आए और उसने अपने आप को असम क्या नॉर्थ ईस्ट का बना लिया, नॉर्थ ईस्ट का बना लिया, देश का तीसरा सबसे बड़ा नेता हो गया वो। तो वो उसका एम्बिशन तो अभी इस लेवल पे है, वो खुद को स्वप्न नहीं देखता होगा कि अगले 5-10 साल में वो बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, ये भी स्वप्न देख सकता है। हाँ, इतनी तेजी से वो फरफरा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके हाथ में। लेकिन अभी कर्नाटक में जहाँ पे एक बड़ा चुनाव होने वाला है अगले साल, और बड़ा प्रभावी चुनाव होने वाला है अभी ताऊ होली के आसपास, एग्जैक्टली अप्रैल में। आपके पास कोई नहीं है, बोम्मई साहब चेहरा नहीं बन पाए हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री भले हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं, उनसे एक ले लो। है ना। राजस्थान में भी कांग्रेस के पास 2 हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के पास जो है उनको बीजेपी इस बार चाहती नहीं है, तो वहां पे भी इनको चाहिए कि दोनों। राजस्थान में बीजेपी के पास दूसरे वाले हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। राजस्थान में ना बीजेपी मुफ्त में जीत जाएगी इस बार, डिजर्व नहीं करती, लेकिन मुफ्त में जीत जाएगी। बहुत विकास कार्य करके यूपी में 3.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार की वजह से अखिलेश यादव पवेलियन लौट गए। यहाँ पे भी जो 2 मुख्यमंत्री चल रहे हैं इतने समय से, इतना बढ़िया बेहतरीन कुछ काम किए हैं राजस्थान की सरकार ने, कमाल के।
आप सोचिए 25-30 लाख रुपए का ओपन बाईपास सर्जरी वगैरह फ्री में हो रहा है और सबका हो रहा है। इससे पहले वाली जो सरकार थी अशोक गहलोत की, पहले मतलब वसुंधरा राजे से ठीक पहले वाली उसमें एक एम्बुलेंस सेवा इन्होंने शुरू की थी, एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, उन्होंने दवा फ्री में बांटनी शुरू की थी। मैं उस वक्त कवर कर रहा था राज्य को, और हमने खुद ये मेडिकल कॉलेजेस के पास मेडिकल स्टोर जितने होते थे वो लोग रो रहे थे लिटरली कि हमने अपना स्टाफ से मुक्त कर लिया है, हम जितना एक दिन में कमाते थे उतना महीने में नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि सब दवाइयाँ अस्पताल में मिल रही हैं। तो हेल्थ पे उस वक्त भी उन्होंने अच्छा काम किया था। फिर वसुंधरा का कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में उसको ये और आगे लेके गए हैं। लेकिन भैया कुछ भी कर लो, आपका परसेप्शन आपके हाथ में होता है, और ये परसेप्शन यही है कि ये कितना भी बढ़िया सिका हुआ बाजरे का टिक्कर है, लेकिन इस टिक्कर में रेत है। वो दांत के नीचे बाजरा दबाने की कोशिश करोगे तो झन झन मारेगा एकदम। एक वो भी है ना, रशीद किदवई से एक बार बात कर रहे थे तो वो बोले कि कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा है ना, अशोक गहलोत ने इतना कुछ कर दिया, एक तरह से बगावत कर दी, CLP मीटिंग नहीं हुई और ये लगा कि अपने विधायक लेकर के अलग हो गए हैं, मान नहीं रहे आदेश। तो बोले कांग्रेस में एक परंपरा है, ठंडा करके खाओ। हो सकता है चुनाव के बाद वो ठंड, क्योंकि अभी राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ठंडा करने का मौसम भी आ गया है, क्योंकि गुजरात में हार भी गए हैं, तो अब फूंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ठंडा करो ना, खीर ठंडी हो जाए तो अच्छी लगती है। ये तो सालन है, लाल मांस ठंडा करके अच्छा नहीं लगता। या मैगी गरम यार निकाल दो, बीजेपी बहुत गरम निकालती है। हाँ वो गरम निकालती, ये है बिल्कुल। चलें तो आप वेजिटेरियन है ना वो लोग। एक ब्रेक ले रहे हैं और चुनाव पर जो बातचीत हुई, चुनाव से इतर भी जो राजनीतिक बातचीत हुई, उस पर आप लोग चिट्ठियाँ लिखिएगा। हाँ, हम लोग गंभीर विश्लेषण नहीं करते। हाँ, हम लोग बहुत ठंडा विश्लेषण करते हैं। आप में से कोई अगर बूथ कार्यकर्ता या पन्ना प्रमुख रहा हो इन चुनावों में या इसके पहले भी, तो मेरी इच्छा है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, जिस भी पार्टी के लिए रहे हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बिजार खबर।